सबसे पहले तो स्वागत है सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रोहित विज और मैं सीए फाउंडेशन जनवरी 2025 में एग्ज़ाम क्लियर करा था मैंने। और देखो, आप लोग टाइटल पढ़ के तो आ ही चुके होंगे, आपको पता है हम इस वीडियो में टॉप 5 मिस्टेक्स जो कि एक सीए फाउंडेशन का बच्चा एग्ज़ाम से पहले करता है। सबसे पहली मिस्टेक जो एक सीए फाउंडेशन का बच्चा करता है वो है एग्ज़ाम से पहले जो अपने रिवीजन डेज हैं उनमें टाइम डिवाइड ना करना। अब इससे मेरा क्या मतलब है, देखो, आप हर एक सब्जेक्ट को इक्वल टाइम नहीं दे सकते ऑब्वियसली, क्योंकि आपका हर एक सब्जेक्ट इक्वली स्ट्रॉन्ग या इक्वली वीक नहीं है। आपने हर एक सब्जेक्ट में सारी तैयारी कर ली, मानता हूँ, बट आपको हर एक सब्जेक्ट को डिवाइड करना पड़ेगा कि आप एक दिन में किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दोगे। जो एक स्टूडेंट के लिए सब्जेक्ट स्ट्रेंथ है उसकी, दूसरे के लिए वही सब्जेक्ट उसकी वीकनेस हो सकती है। तो इसलिए आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखते हुए टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा अपना, कि आप कितना टाइम डिवाइड कर रहे हो। सपोज एक बच्चा है, उसको लॉ में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, तो आई वुड सजेस्ट कि इन दिनों में अपना 40% ऑफ द टाइम और 50% इफ़ यू आर वेरी वीक 50% ऑफ द टाइम लॉ राइटिंग प्रैक्टिस को जाना चाहिए। ठीक है, अब आता है हमारा इसी के साथ दूसरा पॉइंट जो कि है इक्वल इम्पोर्टेंस टू ईच सब्जेक्ट। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने पहले बोला कि डिवाइड करना है टाइम, वो इक्वली नहीं करना, लेकिन हर एक सब्जेक्ट को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है। अगर आपको 200 नंबर चाहिए तो आपको हर एक सब्जेक्ट में 40-40 नंबर भी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो, मेरा इसी की वजह से एक अटेम्प्ट मिस हुआ था, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स को लास्ट के लिए ऐसे छोड़ दिया था कि ठीक है यार, इकोनॉमिक्स है वो तो आसान है हो ही जाएगी। मेरे तीनों सब्जेक्ट में मैं पास था, सिर्फ लास्ट में इकोनॉमिक्स में मैं 2 नंबर से फेल हो गया था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि लास्ट के दिनों के लिए छोड़ दिया। अब लास्ट के दिनों में आ जाता है प्रेशर, लास्ट के दिनों में सिर्फ आपको रिवाइज करना होता है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं लास्ट के दिनों के लिए, क्योंकि हमारी स्कूल वाली आदत बनी हुई है, ये है एक प्रोफेशनल कोर्स, हम ये नहीं समझते कि हम सीए कर रहे हैं, हम स्कूल वाली आदत से पढ़ाई करते हैं। और ये है सबसे बेकार चीज़ जो हमें फेल होने पे कंट्रीब्यूट करती है हमारे फेलियर में। सो अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आपकी तीसरी मिस्टेक जो काफ़ी सारे बच्चे करते हैं वो है कि इनफ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस ना करना। अब मैंने अपने लास्ट के दिनों में स्पेशली मैथ्स और इकोनॉमिक्स में मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करी ही और अपने खुद से बिना आंसर देके मॉक टेस्ट पेपर दिए और उसके बाद अपने मार्क्स कैलकुलेट करे। तो टेस्ट तक जाते जाते एग्ज़ाम से एक दिन पहले तक मेरे दोनों में 50-40 50-40, फिर लास्ट तक जाते जाते मेरे मैथ्स में 60 मार्क्स स्कोर करे थे मैंने, और इकोनॉमिक्स में मैंने 51 या 52 कुछ स्कोर करे थे अपने आप से। सो ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगी कि आपके पास एक नींव बनी हुई है आपकी, कि आप एक रात पहले ही आपने मॉक टेस्ट दिया। और हाँ, बहुत लोग ये कहते हैं कि मॉक टेस्ट एक रात पहले मत दो, आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील कराती है वो चीज़, बट मैं ऐसा नहीं मानता। अगर आपने मॉक टेस्ट दिया एक रात पहले तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस ही देगा, क्योंकि ऑब्वियसली यार एट द एंड ऑफ द डे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट? तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस मिलता ही मिलता है। अब आता है हमारा 4th पॉइंट जो कि स्पेशली है लॉ के पेपर के लिए। आपको वैसे तो हर एक सब्जेक्ट में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए ही चाहिए। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वीक है तो वो आपको अपने रिजल्ट में ज़रूर दिखेगा। तो आपको लॉ में स्पेशली, क्योंकि लॉ में बहुत बच्चे फेल होते हैं और लॉ के पेपर डिफ़िकल्टी भी ज़्यादा होती है बाकी 3 पेपर के कंपैरेटिवली, तो आपको लॉ में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत रखनी है। और मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने अपना जिस अटेम्प्ट में मैं फेल हुआ था और जिस अटेम्प्ट में मैं पास हुआ, उन दोनों के लॉ के पेपर मंगवाए थे और उन दोनों को कंपेयर करा था बैठ के। दोनों में सिर्फ एक चीज़ थी, मैंने
प्रोविजंस जिसमें मैं फेल हुआ था उसमें कहीं के प्रोविजंस कहीं लगा रखे थे, लेकिन जिसमें पास हुआ था उसमें मैंने पॉइंट टू पॉइंट प्रोविजंस जो चाहिए वही दिया। अब इन दोनों पेपरों में मेरा फ़र्क यही था, मेरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इम्प्रूव हुई थी। आपको अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि रटने पे। एक बार आपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिठा ली, अपने कॉन्सेप्ट्स दिमाग में बिठा लिए, उसके बाद सिर्फ आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। लॉ पेपर में आपको सिर्फ अपनी, और लॉ की चेक कैसे करना है, आपको बस आंसर सजेस्टेड आंसर देखकर ये चीज़ चेक करनी है कि क्या मैं वही प्रोविजंस लगा रहा हूँ, क्या मैं वही कीवर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ जो कि सजेस्टेड आंसर में यूज़ करे हुए हैं। अगर हाँ, तो आपकी लॉ की तैयारी ओके चल रही है, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत देने वाली बात नहीं है, ऐसी प्रैक्टिस करते रहो। अब हम आते हैं हमारे 5th मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, जो कि है फॉर अकाउंट्स। अब बच्चे क्या करते हैं, अकाउंट्स में ना एक ही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करे जा रहे हैं। अब उससे क्या होता है, आपको खुशी तो मिलेगी कि आपने बहुत अच्छा प्रैक्टिस आपकी हो रही है, सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन बात ये है, आपको ये अकाउंट सही तरीका नहीं है ये अकाउंट्स पढ़ने का। जब आप रिवाइज कर रहे हो ना, आप अकाउंट्स में तो मेन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ही है, आपको वहाँ जाके नया क्वेश्चन भी मिले तब भी आपको वही कॉन्सेप्ट उठा के लगाने हैं। तो आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन नहीं, वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको अगर एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है तो वो आपको एक ही बार करना चाहिए, और अगर आपको पता है कि वो कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आप 10 बार पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हो, तो ट्रस्ट मी गाइस, ये चीज़ आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव करने वाली है कि आपको वो कॉन्सेप्ट सिर्फ ऊपर से देखना है। ऐसा नहीं कि आप घुस ही गए कि हाँ ये पूरा लिख रहे हो आराम से, 1-1 घंटा लगा रहे हो, अब उतना टाइम नहीं है। अब आपको बस जल्दी काम निपटाना है। अब आपके स्लॉट्स बनने चाहिए कि भाई लॉ का ये बना, अकाउंट्स का ये बना, अगला मैथ्स का, अगला इकोनॉमिक्स का, तो आपको ये पता होना चाहिए भाई मेरे अगले स्लॉट में जाना है मुझे, तो जल्दी से जल्दी इसको कैसे निपटाना है और विद मोस्ट एफिशिएंटली। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ ही ऊपर से देख लो, और ऐसा नहीं कि आप सब कुछ लिखने लग जाओ। आपको जिस कॉन्सेप्ट को जितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए आपको उतनी देनी है। और मुझे पता है कि सिलेबस खत्म करने के बाद और मॉक टेस्ट 1-2 पेपर देखने के बाद, और जिस भी आप इंस्टीट्यूट से आपने क्लासेस ली उन्होंने भी आपको टेस्ट पेपर दिए होंगे, तो वो करने के बाद आपको ये समझ आ जाता है कि क्या चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ को आपको टाइम देना चाहिए और कितना टाइम देना चाहिए। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा टाइम बचाती है बच्चों का, और यही चीज़ सबसे ज़्यादा बच्चों को ले डूबती है कि बच्चे भूल जाते हैं प्रैक्टिस। हमें गधों की तरह प्रैक्टिस नहीं करनी, हमें थोड़ा स्मार्ट वर्क दिखाना है, और जिस कॉन्सेप्ट को जितना टाइम देना चाहिए उतना ही देना है। क्योंकि आप पिछले एग्ज़ाम पेपर उठा के देख लो, जिन कॉन्सेप्ट्स में से पेपर आएगा उन्हीं कॉन्सेप्ट्स में से आएगा मेन, कुछ ही गिने चुने कॉन्सेप्ट्स होते हैं 20%, जिसमें से 80% सब्जेक्ट, जिसमें से 80% एग्ज़ाम आएगा, आता रहा है पहले भी, आप देख सकते हो। और घुमा फिरा के दे देते हैं बस उन्हीं क्वेश्चन को, और कहीं बार तो सेम ही आ जाता है क्वेश्चन, तो आपको इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अब एडिशनल पॉइंट्स ही आते हैं मेरे पास। जो मैंने एग्ज़ाम दिया था ना अपना लास्ट में, जिसमें मैं सक्सेसफुल हुआ, उसमें मैंने लास्ट के 10 दिन में मेहनत करी थी, जो मेन मेहनत करी थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं 1 महीने से पढ़ रहा था, नहीं, मैं सिलेबस ख़त्म हो चुका था मेरा, मैं मानता हूँ, बट लास्ट में मैं बिल्कुल डीमोटिवेट हो गया था। फिर मैंने ना अपने दोस्त से बात की, उसने मेरे को बताया कि यार नहीं, उसने मेरे को मोटिवेट किया, जैसे अब मैं मोटिवेट करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन उसने मेरे को पुश किया कि भाई करना है, तूने करना है, तू भी आ जा, क्योंकि वो मेरे से पहले एग्ज़ाम क्लियर कर चुका था। तो मेरे अंदर आया कि हाँ भाई मैंने भी करना है। तो बस मेरा यही था कि हर एक सब्जेक्ट में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखनी है। सबसे बड़ी ट्रेजेडी मेरे साथ ये हुई थी कि जो मेरा अकाउंट्स का एग्ज़ाम था ना, उसके 2 दिन पहले मैंने रखे थे कि भाई इसको पूरा रिवाइज करना है, उससे पहले तक मैंने सारे सब्जेक्ट रखे थे। तो मैंने अकाउंट सबसे पहले कर लिया था, उसके बाद मैंने बीच में इतने सारे सब्जेक्ट रख लिए, उसके बाद 2 दिन जो आए मेरे वो थे पेपर से 2 दिन पहले। उस टाइम मैंने अकाउंट्स पढ़नी थी, लेकिन मैं हो गया था बिल्कुल ही बुखार से, तबीयत ख़राब हो गई मेरी और मैं बुखार में पड़ा हुआ था 2 दिन के उन आखिरी 2 दिनों में, और मैंने अकाउंट्स बिल्कुल नहीं पढ़ी थी। एंड गाइज यू वोंट बिलीव, मेरे 53 मार्क्स आए हैं अकाउंट्स में। कैसे? सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, मैंने सिर्फ वहाँ जो मैंने पुराने अपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए थे वही काम आए मेरे। यही अगर मैंने एक ही कॉन्सेप्ट को इतना टाइम दिया होता
तो मैं आगे वाले कॉन्सेप्ट पे ध्यान ही नहीं गया होता मेरा, मैंने आगे के लिए टाल दिया होता और फिर लास्ट में पूरा प्रेशर आ जाता और मेरे को नहीं लगता कि मैं पास भी हो पाता, जिस हिसाब से मेरी हालत थी लास्ट के 2 दिनों में अकाउंट्स के पेपर से पहले। तो बस मैं यही कहूँगा कि कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, समझ के करो चीज़ों को और मेहनत करो बस, बहुत इजी है। मिलता हूँ आपसे इंटर में, मैं भी अभी अपने इंटर की तैयारी कर रहा हूँ तो मेरे को क्लास लेने जाना है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।